नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। भारत माता की जय के मामले में बोले महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस। कहा, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसे मुल्क में रहने का हक नहीं। टीवी अदाकारा प्रत्यूषा बनर्जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रत्यूषा के हमला होने का अंदेशा। जांच के लिए भेजे गए नमूने। उधर प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल को तबीयत खराब होने के सबब अस्पताल में किया गया भर्ती। शनि शिंगणापुर मंदिर में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी का मामला। भूमाता ब्रिगेड ने वजीर आला और महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला दर्ज कराने का मंसूबा बनाया। तो बुलेटिन की शुरुआत में बात अमन कॉन्फ्रेंस की करेंगे, जिसका इनेकाद लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में किया गया है अमन कॉन्फ्रेंस का। और इस कॉन्फ्रेंस में आपको बताते हुए चले कि इमाम हरम शिरकत कर रहे हैं। इस ताल्लुक से मजीद अपडेट के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान अली जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सबसे पहले इरफान, जानना चाहेंगे कि अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद क्या है लखनऊ में? जी सना, जैसा कि आपको पता है कि इमाम हरम का बहुत बड़ा मकाम होता है। पूरी दुनिया के मुसलमान उनसे अकीदत रखते हैं। इमाम हरम है जिनका नाम है स्वाले बिन मोहम्मद आले तालिब, वो लखनऊ यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और यहाँ पर ऐशबाग ईदगाह में जो है वो मगरिब की नमाज अदा कराएंगे। उनकी इमामत में नमाज अदा करने के लिए यहाँ हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद पहुँच चुके हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर ईदगाह तकरीबन अकीदतमंदों से भर चुका है और मुसलसल लोग आए जा रहे हैं। मगरिब की नमाज अदा होगी, उसके बाद अमन आलम कॉन्फ्रेंस होगी। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से इस्लाम और मुसलमान और इस्लाम के मानने वालों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये यहाँ पर जो लोग सुनने आए हैं वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर उनको ये पैगाम दिया जाएगा कि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है और इस्लाम का माना ही है अमन और शांति और पीस है। इसी पैगाम को लेकर वो काबी शरीफ से यहाँ पर आए हैं। दिखा रहे हैं, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, खासी तादाद मौजूद है, इस कॉन्फ्रेंस में आई है। तो जानना चाहेंगे, इमाम हरम की शिरकत की वजह से लोगों में ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। आपने वहां पर लोगों से बात भी की होगी? जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई जो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे। और आपको जैसा कि मालूम है कि इमाम साहब को यहाँ पर एक दिन पहले आना था, लेकिन किन्हीं वजूहात की वजह पर उनको वीज़ा नहीं मिल पाया और यहाँ पर वो नहीं आ सके। एक दिन उनका प्रोग्राम मौखर हुआ, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी मायूसी हुई। लेकिन जब उनको पता चला कि इमाम साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं तो लोगों में फिर से एक जोश पैदा हुआ। और आप देख रहे हैं कि उस जोश का नतीजा है कि यहाँ पर ईदगाह तकरीबन भर चुका है, लोग अभी तक आ रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर जो है मगरिब की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद जो इस्लाम है और अमन आलम का जो पैगाम है वो उनको दिया जाएगा। जी सना, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे भी आपसे राब्ता कायम करेंगे। तो अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इमाम हरम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और लोगों से खिताब करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय का नारा लगाने को लेकर चल रहे मामले में अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम भी जुड़ गया है। फडणवीस ने कहा कि करोड़ों लोगों का मानना है कि भारत में माता की जय बोलना ही होगा और जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे उन्हें इस मुल्क में रहने का हक नहीं है। निश्चितपणे सांगतो, या देशातल्या कोट्यावधी लोकांचे मत आहे की भारत माता की जय या देशात म्हणावंच लागेल आणि जे लोक भारत मातेचा जय जयकार करत नाही त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार देखील नाही। मला आनंद वाटतो या देशामध्ये भारत माता की जय हा कुठल्या धर्माचा नारा नाहीये। आणि मी त्या ठिकाणी मुंबईला एका मजारीवर गेलो, 600 वर्ष जुनी मजार आहे आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी शेकडो मुस्लिम समाजाचे जे महत्वाचे धर्मगुरू आहेत ते धर्मगुरू उपस्थित होते।
आणि त्या सगळ्या धर्मगुरूंनी त्या ठिकाणी तिरंगा झेंडा फडकवून भारत माता की जयचा नारा दिला। आगे बढ़ेंगे। टीवी अदाकारा प्रत्यूषा बनर्जी की मौत के मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी है। आज डॉक्टरों की एक टीम प्रत्यूषा के गोरे गांव की रिहाइशगाह पर पहुंची, जहां से प्रत्यूषा की पंखे से लटकी हुई लाश मिली थी। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रत्यूषा के हामिला होने का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। रिपोर्ट तैयार करने वाले सर्जन ने ईटीवी को इस बात की जानकारी फराहम की कि प्रत्यूषा के हमल में फ्लोइड पाया गया है। हालांकि इसके नमूने पैथोलॉजी रिपोर्ट के लिए भेज दिए गए हैं, जहां से फाइनल रिपोर्ट आने के बाद प्रत्यूषा के हमला होने की तस्दीक हो पाएगी। दूसरी जानिब प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल से पुलिस आज भी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो इस तमाम मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे फैजान से बात करेंगे। फैजान, जिस तरीके से रिपोर्ट बताया जा रहा है कि भेज दी गई है, पैथोलॉजी रिपोर्ट को जांच करने के लिए भेज दिया, कब तक आएगी ये रिपोर्ट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रत्यूषा की खबर आ रही थी कि वो 2 माह की हामला थी, जिसके कारण लेकर काफी और चीजें सामने आ रही थी। क्या कहीं इस कारण तो उसने खुदकुशी नहीं की है। इन्हीं तमाम चीजों को क्लियर करने के लिए जो इस पूरे मामले में सर्जन थे, उनसे मैंने बातचीत की है। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर मुझे ये जानकारी दी है कि आमतौर पर जब इस तरह की ऑटो स्पाई रिपोर्ट होती है, तो उस ऑटो स्पाई रिपोर्ट के अंदर जो बच्चादानी होती है, उसके अंदर एक व्हाइट कलर का लिक्विड पाया गया है। वो पाया जाना इस बात की तरफ संकेत देता है कि हो सकता है जिस महिला की मौत हुई है वो प्रेग्नेंट रही हो। इन्हीं तमाम चीजों को दोबारा कंफर्म करने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी नामक एक रिपोर्ट होती है, जो लगभग 1 से 2 हफ्ते लग जाता है उस रिपोर्ट को आने में। उस रिपोर्ट की हासिल करने के लिए जो डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने उसे एफएसएल के पास भेज दिया। उस रिपोर्ट के आने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रत्यूषा बनर्जी जो है वो, तो रिपोर्ट के आने का सभी को इंतजार है। जिस तरीके से आपने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि 1-2 हफ्ते लगेंगे। उधर अगर हम राहुल राज की बात करेंगे, जो प्रत्यूषा का बॉयफ्रेंड है, उसकी हालत कैसी है? बताया जा रहा था कि भर्ती भी कराया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी हम अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। जब डॉक्टर ने हमसे बातचीत की थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि राहुल की जो तबीयत है वो इससे बिगड़ी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बीते 2-3 दिनों से वो भी डिप्रेशन में है और उसने खाना नहीं खाया है, जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है और इसी कारण उसे अस्पताल ले जाया गया। आज हालांकि पुलिस ने उसे 12 बजे के आसपास पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन हालत खराब होने के समय और एक दूसरा इत्तेफाक ये भी है कि 12 बजे ही राहुल की तबीयत बिगड़ी, जिस समय उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके वकील का ये कहना है कि हम वहीं जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान राहुल को चक्कर की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वो अस्पताल में मौजूद है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी शाम तक, तब हम ये तय कर पाएंगे कि उसे दिन भर हॉस्पिटल केयर में रखना है या नहीं रखना है। ये जानकारी हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस स्टेशन को भी दे दी गई है। हालांकि पुलिस की एक टीम अस्पताल भी गई थी कि अगर राहुल इस कंडीशन में हो वहां पर उसे कुछ पूछा जा सके, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस की टीम दोबारा चली गई। पुलिस इंतजार कर रही है कि अगर उसकी तबीयत जैसे ही ठीक होती है उसे दोबारा समन कर बुलाया जाएगा और उससे पूछताछ होगी। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि मैंने आपसे कुछ देर पहले एक दोस्त है प्रत्यूषा के, उनसे बातचीत की है, लीना, जिनका ये कहना है कि राहुल ने लगातार प्रत्यूषा को परेशान कर रखा था। उसका दूसरी लड़कियों से अफेयर चल रहा था। कुछ ऐसी तस्वीरें मेरे पास आई हुई हैं, 12 ऐसी तस्वीरें हैं जो लगातार प्रत्यूषा को डिप्रेशन में डाल रही थी। राहुल का जिस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, सलोनी उसका नाम बताया जाता है, उस लड़की के साथ फोटोज मेरे पास आए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस कत्ल या फिर खुदकुशी की जिस तरीके से नाम दिया गया है इसको, उसकी तस्वीरें जल्द ही साफ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान इस तमाम तर अपडेट के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। शनि शिंगणापुर मंदिर में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी के मामले को लेकर भू माता ब्रिगेड अब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ मामला दर्ज करने का मंसूबा बना रही है। दरअसल अदालत के हुक्म के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने मंदिरों में खवातीन के दाखिले की हिमायत की थी, लेकिन शनिचर को जब भू माता ब्रिगेड की खवातीन शनि शिंगणापुर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची तो मकामी खवातीन ने उनकी मुखालिफत की। इस दौरान दोनों जानिब से झड़पें भी हुई। भू माता ब्रिगेड ने हुकूमत पर उन्हें सिक्योरिटी मुहैया न करने और अदालत के हुक्म को न मानने का इल्जाम लगाया है। इसीलिए वो अब तौहीन अदालत का मामला दर्ज करने का मंसूबा बना रही हैं। सीएम को बीच में मिलने वाले थे। सीएम ने 26 जनवरी को हमें सपोर्ट भी किया था, लेकिन अभी आज जो देख रहे हैं हमारा हाल, आप जो देख रहे हैं सुबह से, तो सीएम कहीं ना कहीं कम पड़े हैं।
और सीएम गृह मंत्री भी है, होम मिनिस्ट्री भी उनके पास है। तो पुलिस को जो आदेश देने चाहिए थे, हाईकोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन जो करना चाहिए था, वो भी सीएम ने नहीं किया है। तो सीएम के पास जो दो मिनिस्ट्री है, तो होम मिनिस्ट्री का जो पद है वो अगर उनसे नहीं संभाला जाता तो उन्होंने छोड़ देना चाहिए। मालेगांव शहर के बजरंगवाड़ी इलाके में शनिचर शाम अचानक 2 झोपड़ियों में आग लग गई, जिसके बाद धीरे धीरे ये आग इतनी फैल गई कि आसपास के 20 से ज्यादा झोपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले को यहां फौरन बुलाया गया। भारी मशक्कत के बाद आग को बुझाने वाला अमला आग पर काबू पाने में कामयाब हुआ। इस आग में 3 ऐसे खानदानों का भी नुकसान हुआ है जिनके यहाँ आने वाले कुछ ही दिनों में शादियां थी। 3 गाड़ियां जो है तो मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुख्य अग्निशमन केंद्र से डिप्लॉय की गई है और साधारणतः कम से कम 8 से 10 फेरी फायर गाड़ी की करते हुए लगभग आग बुझ गई है। अभी साधारणतः 10 से 12 झोपड़े ज्यादा है, 25 झोपड़े 12 से 15 झोपड़ों का। मालेगांव में मुस्लिम गांठ प्रेस मालिकों ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें सूद के व्यापारी पाकिस्तान चले जाने को कह रहे हैं। दरअसल मालेगांव के गांठ प्रेस मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स के एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर में एक मीटिंग भी मुनक्कद की गई थी, जहां सूद के एक व्यापारी ने गांठ प्रेस मालिकों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी थी। इस सिलसिले में पुलिस में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मोबाइल को इस्तेमाल में लाते हुए महाराष्ट्र में अब एक नए तरीक़े तालीम को मुतारफ किया गया है। मोबाइल डिजिटल स्कूल के नाम से मुतारफ किए गए तरीक़े तालीम से तलबा में दिलचस्पी पैदा हो रही है। स्मार्टफोन की इजाद ने तालीमी शोबा में हैरत अंगेज तब्दीलियों की दस्तक दे दी है। एंड्रॉयड मोबाइल की मदद से तलबा को तालीम देने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने नए तरीक़े तालीम को मंजूरी दी है। मोबाइल डिजिटल स्कूल के नाम से मौसूम किए गए पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस मंसूबे को इब्तदाई तौर पर नांदेड़ समेत रियासत के 6 इजला में अपनाया जा रहा है। इस तरीके से तालीम से तलबा में दिलचस्पी पैदा हो रही है। नई टेक्नोलॉजी की वजह से एक नया मोड़ आ गया है। जो डिजिटल स्कूल के लिए 30, 40, 50 हज़ार खर्चा करना पड़ता था, अगर उसी डिजिटल स्कूल के लिए घर का मोबाइल यूज़ किया या तो टीचर का मोबाइल यूज़ किया तो 200 या 300 रुपये में उस मोबाइल के सामने एक स्क्रीन बड़ा रख के, मिरर जैसा होता है वो रख के डिजिटल स्कूल जैसा फ़ायदा हो सकता है। शहर के उर्दू स्कूलों में भी इस तरीक़े तालीम को अपनाया जा रहा है। असातिज़ा ने अपने अपने मोबाइल पर दरसी किताबों के निसाब पर मुश्तमिल एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं और इन लार्ज स्क्रीन की मदद से क्लास में दरसो तदरीस के काम किए जा रहे हैं। असातिज़ा का मानना है कि ये टेक्निक तलबा के लिए एक बहुत बड़ी नेमत साबित हो रही है। मोबाइल के जरिए असल में आज हर टीचर के पास मोबाइल मौजूद है, एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है। उस मोबाइल के ज़रिए हम तलबा को कुछ ऐप्स डाउनलोड करके या हमारे पावर पॉइंट में कुछ वीडियोस बनाकर हम तलबा को तालीम दे सकते हैं। खेल खेल में तालीम के ज़रिए बच्चों को जिन चीज़ों की आदत है उसी के ज़रिए उनको तालीम देना। जैसे मिसाल के तौर पर घर में इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो इसका मकसद यही है कि भाई बच्चों को जो चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत है, जिन चीज़ों का उनको शौक़ है, उसी के ज़रिए अगर उनको तालीम दी जाएगी तो इसमें जो है उनको फ़ायदा होगा। जिला परिषद के महकमे तालीमात की जानिब से डिजिटल मोबाइल स्कूल इस मंसूबे के तहत तालीमी मोबाइल एप्लीकेशन और तालीमी मवाद पर मुश्तमिल वीडियोस फराहम किए जा रहे हैं। इस नए तरीक़े तालीम के काफ़ी मुस्बत असरात पड़ने की उम्मीद की जा रही है। अगर ये तजर्बा कामयाब रहता है तो रियासती हुकूमत इसको रियासत के तमाम इजला में नाफिज करना चाहती है। ETV न्यूज़, नांदेड़। मराठवाड़ा के साथ साथ विदर्भ के बेशतर अजला इन दिनों शदीद आबी किल्लत से दो चार हैं। पानी को लेकर कई इलाकों में हालात काफी संगीन होते जा रहे हैं। इस सिलसिले में अकोला में खवातीन ने पानी के मुतालबे के लिए सड़कों पर एहतजाज दर्ज किया। खवातीन ने इंतजामिया से पीने के पानी की किल्लत को दूर करने का मुतालबा किया। उधर मराठवाड़ा में भी पानी की
किल्लत के बाद सूखे का असर सब्जियों पर भी दिखाई दे रहा है। बाजारों में सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस साल बारिश कम होने की वजह से सब्जियों की पैदावार में गिरावट आई है, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम सब्जियां दीगर रियासतों से लाई जा रही हैं। यही वजह है कि सब्जियों और तरकारियों की कीमतों में इजाफा भी हो रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की मुनासिबत से रज़ा अकादमी ने एक रोज़ा कौमी तातील की मांग की है। रज़ा अकादमी ने वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना करते हुए तातील का मुतालबा किया है। रज़ा अकादमी के मुताबिक ख्वाजा अजमेरी से आवाम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अकीदत व मोहब्बत रखते हैं और दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत सूफियत के फ़रोग के लिए कोशा है। इस बिना पर एक रोज़ा कौमी तातील का ऐलान होना चाहिए। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। सिद्धारमैया काबीना में रद्दोबदल और तौसी का मामला फिर हुआ गर्म। नाराज एमएलएज वजारतों का कर रहे मुतालबा। 30 एमएलएज ने मीटिंग करके लॉबिंग का बनाया मंसूबा। कर्नाटक के आजमीन हज की कुरानंदाजी। कर्नाटक के आजमीन इस बार बेंगलुरु के नए हज हाउस से होंगे रवाना। बेंगलुरु के बीईटी कॉलेज में ग्रेजुएशन डे तकरीब। मुकर्रिरीन ने कहा मुस्लिम माशरे की तरक्की के लिए लड़कियों का तालीम याफ्ता होना बेहद जरूरी। अब खबरों की तफसील। सिद्धारमैया काबीना में रद्दोबदल और तौसी की आवाजें एक बार फिर जोर से उठने लगी हैं। नाराज अरकान अपने अपने तौर पर मीटिंगें करके मरकजी क़यादत से मुलाकात करने का मंसूबा बना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नाराज एमएलए 9 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस आला क़यादत से मुलाकात करने का मंसूबा बना रहे हैं, वहीं जबकि 10 अप्रैल को सिद्धारमैया को कांग्रेस क़यादत ने दिल्ली तलब किया है। 3 बरस पुरानी सिद्धरमैया काबीना में तौसी और रद्दोबदल का मुतालबा गुज़िश्ता 1.5 बरस से इल्तवा का शिकार है। किसी न किसी बहाने से वज़ीर आला रद्दोबदल को टालते आ रहे हैं। अब जबकि आइंदा 2 बरसों में रियासत में कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है, ऐसे में काबीना में रद्दोबदल और तौसी का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। बताया जाता है कि 30 नाराज एमएलएज के ग्रुप ने हाल ही में एक मीटिंग करके लॉबिंग करने का मंसूबा बनाया है। बताया जाता है कि नाराज एमएलएज कांग्रेस आला क़यादत से मुलाकात का मंसूबा बना रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कांग्रेस आला क़यादत ने 10 अप्रैल को सिद्धरमैया को दिल्ली तलब किया है। नाराज एमएलएज सिद्धरमैया से कबल ही 9 अप्रैल को सोनिया गांधी से मुलाकात करने का मंसूबा बना रहे हैं। नाराज अरकान का कहना है कि गैर कारकर्द वज़रा को निकालकर काबीना में नए चेहरों को मुतारुफ कराया जाए, जिससे हुकूमत की इमेज बेहतर हो सकती है। नाराज एमएलएज मौजूदा 31 रुकनी काबीना में कम से कम 25 वज़रा को हटाकर नए अरकान की भर्ती का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर रहा है, बगावत शायद व नाजी होती है वहाँ। हमारी रियासत में तो ऐसे आसार नहीं है, लेकिन बेचैनी है, एक बेचैनी है पार्टी वर्कर्स में, पार्टी के कैडर में, कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा और कुछ अच्छे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो अच्छा काम करना चाहते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सिद्धरमैया हुकूमत के 3 बरस मुकम्मल होने जा रहे हैं। इसके बावजूद रियासत में कई बोर्ड और कॉरपोरेशनों के सुदूर और अरकान का तकर्रुर नहीं हुआ है। बाद सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि नाराज एमएलएज का मकसद सिद्धरमैया पर बोर्ड और कॉरपोरेशनों के ओहदे हासिल करने के लिए दबाव बनाना है। इतने बड़े पैमाने पर कि 30 के 30 या 25 वज़रा को खारिज किया जाना और फिर उनकी जगह नए वज़रा को लाना, ये मुतालबा तो बिल्कुल गैर वाजबी और नाकाबिल अमल है। दूसरी जानिब मौजूदा वज़रा ने लॉबिंग करने वाले एमएलएज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वज़रा ने लॉबिंग करने वाले एमएलएज पर मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों का इल्जाम आयद करते हुए इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का
पीसीसी सद जी परमेश्वर से मुतालबा किया है। ईटीवी न्यूज, गुलबर्गा। विजन कर्नाटक बेंगलुरु के चुनिंदा दानिश्वरों का एक इदारा है। इस इदारे के जरिए जनता की अदालत मुनक्किद की जाती है। इस प्रोग्राम में मुंतखब नुमाइंदों को उसी के हलके में बुलाकर मसाइल पर सवालात पूछे जाते हैं। इसी जिम्न में 10 अप्रैल की सुबह 10 बजे बेंगलुरु के दारुसलाम में अवामी अदालत मुनक्किद की जा रही है। इस बात की जानकारी विजन कर्नाटक के ज्वाइंट कन्वीनर मोहम्मद फारूक ने दी। बेंगलुरु के बीईटी कॉलेज में ग्रेजुएशन डे मनाया गया। इस मौके पर खवातीन से अपील की गई कि वो खानादारी की जिम्मेदारियों के साथ साथ आला से आला तालीम हासिल करें। तालीम के जरिए ही माशरे की तस्वीर बदल सकती है। बेंगलुरु की बीईटी सादतुन्निसा कॉलेज में ये मौका जश्न का था। बीए, बीकॉम और बीबीएम की डिग्रियां मुकम्मल करने वाली तालिबात एक जगह जमा थी। कॉलेज की इंतजामिया ने इन्हें इनामात और असनाद के साथ अलविदा कहा। साथ ही तालिबात से अपील की कि वो अपने तालीमी सफर को जारी रखें। खानादारी की जिम्मेदारियों के साथ मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करें। सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन डे था, तो इस ग्रेजुएशन डे में बीए, बीकॉम और बीबीएम तमाम स्ट्रीम से तालिबात ने हिस्सा लिया और इसके ज़रिए से उन्हें एक बहुत अच्छी डिग्री हासिल हुई और आज वो लोग तालीम याफ्ता होकर कुछ बनने के काबिल बन गए हैं और आला तालीम भी हासिल करना चाहते हैं। उसमें से कुछ जो है बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज होने के ख्वाब भी देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उम्दा ओहदे पर फाइज होने वाले लोग अपनी आंखों में ख्वाब लेकर इस एक इदारे से जा रहे हैं। मैं बीईटी में 8th स्टैंडर्ड से लेकर शुरू कर रही हूँ अपनी स्टडीज़। जब मैं पहले दिन यहाँ पर आई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि मैं बहुत डर गई थी कि शायद क्योंकि मैंने दूसरी स्कूल में पढ़ा हुआ था, तो पता नहीं कौन मेरे नए फ्रेंड्स होंगे, तो लेक्चरर्स कैसे होंगे, क्या मैं इस कॉलेज में सेटल हो पाऊँगी। तो जब मैं पहले दिन यहाँ पर आई अपने वालिद के साथ, तो पूरे टीचर्स की तरफ से मुझे बहुत अच्छा सा कोऑपरेशन मिला। तकरीब में कर्नाटक के वज़ीर इत्तलात आम्मा व हज आर रोशन बेग ने कहा कि मुस्लिम माशरे की तरक्की के लिए लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाना बेहद जरूरी है। इस मौके पर IMA के ताउन से बीईटी कॉलेज में जदीद सहूलियात से आरास्ता लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में आया। साथ ही कॉलेज की सवनेर का इजरा अमल में आया। ETV न्यूज, बेंगलुरु। हैदराबाद कर्नाटक रक्षणा वैद्यकीय की सदर डॉक्टर रज्जाक उस्ताद ने आर्टिकल 371 में अमलावरी पर तसाहुली बरतने का सिद्दरमैया हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है। रज्जाक उस्ताद ने आज कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आर्टिकल 371 के तहत सरकारी तकर्रुरात और तालीमी मैदान में 8% रिजर्वेशन देना है, लेकिन हुकूमत की लापरवाही और बाज आला हुकाम की साजिशों की वजह से आर्टिकल की मौसल अमलावरी नहीं हो रही है। कर्नाटक के रायचूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे की तौहीन की मुखालिफत करते हुए दलित तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। दलित तंजीमों के एहतजाज में मकामी रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने भी शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली और दलित तंजीमों के लीडरों ने डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को दूध से नहलाया। एहतजाजी दलित लीडरों ने अंबेडकर के मुजस्समे की तौहीन करने वालों के खिलाफ नारेबाजी भी की। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल रायचूर जिले के देवदुर्ग तालुका में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे की तौहीन की गई थी। रुकन असम्बली ने भारत रत्न के मुजस्समे की तौहीन पर शदीद तशदीद का इजहार किया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्दरमैया ने कहा है कि बेंगलुरु के मज़ाफ़ात में ज़ेर तामीर हज हाउस मुल्क का इंतहाई खूबसूरत हज हाउस होगा। वजीर आला ने कहा है कि अक़लियतें भी तालीमी, माशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम हों, इसके लिए उनकी हुकूमत इक़दामात कर रही है। वजीर आला सिद्दरमैया हज 2016 की कुरानदाजी तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। तो आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त, और साथ ही साथ आपको बताते हुए चले कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब। बेंगलुरु के विधानसौधा के बैंक्वेट हॉल में 2016 की कुरानदाजी तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आला सिद्दरमैया के हाथों ऑनलाइन कुर्रा का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हाल ही में पेश किए गए बजट में बेंगलुरु में ज़ेर तामीर हज हाउस के लिए हुकूमत ने मजीद 25 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। सिद्दरमैया ने कहा कि बेंगलुरु का हज हाउस तमाम तर सहूलियात से आरास्ता और मुल्क का इंतहाई खूबसूरत हज हाउस होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद
अक़लियतों को तालीमी और माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ಬಹುಶಃ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹಜ್ ಭವನ ಆಗ್ತದೆ. तकरीब में वज़ीर हज आर रोशन बेग ने कहा कि इस मरतबा कर्नाटक के आज़मीन बेंगलुरु के नए हज हाउस से अपने मुबारक सफर का आगाज करेंगे। इन्होंने कहा कि हज हाउस का इस्तेमाल तालीमी और दीगर सरगर्मियों के लिए भी होगा। साबिक मरकजी वजीर रहमान खान ने कहा कि मलेशिया के तर्ज पर हिंदुस्तान में भी सफर हज के इंतजामात होने चाहिए। कि हज जैसा कि मलेशिया में दुनिया का सबसे अच्छा इंतजाम अगर हज का हो रहा है सारी दुनिया में तो मलेशिया का है। और मैंने उसके ऊपर बहुत कोशिश की, मालूम नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, मगर हमारी कोशिश जारी रहेगी। सारे हिंदुस्तान से सीईटी के इम्तिहान के लिए जो बच्चे आते हैं, जो दर ठोकर खाते हैं, इंशाअल्लाह ये बच्चे सीईटी इम्तिहान के लिए जो बच्चे आएंगे वो इस नए हज को इंशाअल्लाह बनाएंगे। और वहाँ छोटे मोटे ताजिर भी जो है या हासन से या मंगलोर से या रियासत कर्नाटक के कोने कोने से जब बेंगलोर शहर आएंगे तो बड़े कम खर्चे पे डॉर्मेटरी की तरह। कर्नाटक हज कमेटी के तहत मुनक़िदा तकरीब में कुल 2173 आज़मीन हज के लिए कुरानदाजी हुई, जबकि 2304 आज़मीन को रिजर्व जुमरे के तहत मुंतखब किया गया। मरकजी हज कमेटी ने इस मरतबा कर्नाटक के लिए 4477 आज़मीन का कोटा मुख्तस किया, जबकि रियासती हज कमेटी को 20,625 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ETV न्यूज़ बेंगलुरु।